चलिए बच्चों, करंट अफेयर्स की अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक चीज़ें की बात करते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं। इसमें हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए एसेंशियल है। आप न्यूज़पेपर बहुत लंबा होता है, पढ़ते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, उस फ्रस्ट्रेशन से दूर करके आपको बेहतर थीम देते हैं कि कितना ही करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो करंट अफेयर्स की नेक्स्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए पहला करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फाइटोप्लांटकन ब्लूम्स। क्या है फाइटोप्लांटकन ब्लूम्स, होता क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्लूम कहाँ से आता है, इसकी क्या आइडियोलॉजी है, ये कैसे इनिशिएट हुआ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किस टर्मिनोलॉजी में आता है और ये किस तरीके से आपके लिए काम करता है, इसके बारे में हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और समझनी जरूरी है। तो आइए इसके बारे में हम सारी चीज़ें जानते हैं। पहला, रिसेंट स्टडीज ने रिवील किया है कंसर्निंग लिंक है डेजर्टिफिकेशन और ऑक्सेनिक फाइटोप्लांटकन ब्लूम्स पे। रिसर्चर्स ने कहा है कि कई ऐसी चीजें हैं जो इंडियन ओशियन में दिख रही हैं। कहाँ पर दिख रही हैं? साउथ ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर में दिख रही हैं, जिसको एक्सपीरियंस किया गया। लार्जेस्ट फाइटोप्लांटकन ब्लूम जो है वो 3 डिकेड्स में दिखा है। जो न्यूट्रिशन रिच डस्ट है, जो ड्रॉट स्ट्रेटन रीजन जो है साउथ अफ्रीका के, वहां पर फैला हुआ है। अब ये क्या है? पोषक तत्वों से भरपूर एक धूल है जो विशेष रूप से मेडागास्कर के दक्षिण पूर्व में सबसे ज्यादा दिखी है। ये क्या है? जहां पर डेजर्टिफिकेशन होता है, जो समुद्र साथ में मिलता है, उसके बीच में एक रिलेशन बनाते हुए दिखता है। तो यहाँ पर क्या होता है? डस्ट होती है, ये भी क्या है? धूल है। ये जो डस्ट है ये न्यूट्रिशन रिच है, मतलब अगर इसको आप बाइंड कर पाए तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के पर्पस में भी यूज कर सकते हैं, बट ये डस्ट जो होती है न्यूट्रिशन रिच होती है। अब ये क्या है? फाइटोप्लांटकन एक सूक्ष्म सवाल है जो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे पास सांस लेने वाली ऑक्सीजन का 50% कौन उत्पादन करते हैं? ये करते हैं। वैश्विक कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीव समुद्री खाद्य जाल का आधार बनाते हैं और समुद्री जीवन का समर्थन करते हैं। फाइटोप्लांटकन का खिलना विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। पर्याप्त प्रकाश मिले, पोषक तत्व मिले, उपयुक्त तापमान, ये सारी चीजें जब यहाँ पे एड ऑन होती हैं तभी ये होता है। हाल ही में खिले फूल दक्षिण पूर्व में 2000 वर्ग किलोमीटर में खिल गया है। 2019 के अंत में उभरा था। आमतौर पर इसका खिलना नहीं जुड़ा होता। शोधकर्ताओं ने पोषक तत्वों का अध्ययन किया तो इन्हें पता चला कि 75% पोषक तत्व दूर के शुष्क क्षेत्रों द्वारा हवा जो थी वो धूल के साथ लेके आई। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि अगर हम चाहें तो एटमॉस्फेयर को दोबारा सुधार सकते हैं। नामीबिया एंड बोत्सवाना जैसे क्षेत्रों से निकलने वाली धूल समुद्र को उपजाऊ बनाने में योगदान देती है। इस क्षेत्रों में सूखा पड़ता है जिससे धूल का उत्पादन होता है। हवा इस धूल को समुद्र में ले जाती है, खास तौर पर भारी बारिश के दौरान। तो भारी बारिश होती है, जो धूल जहाँ पे सूखा इलाका है वहां से धूल उड़ेगी और ये क्या करेगी? समुद्र के पास जाएगी और समुद्र के तट में जाएगी। जलवायु परिवर्तन के चलते ब्लूम अधिक बार होता है और अफ्रीका के बढ़ते तापमान और बढ़ते सूखापन के कारण धूल का उत्सर्जन बढ़ता है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में ये कहीं ना कहीं बदलाव लाता है। अगर ऐसी वनस्पतियां, खनिज ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं है तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान होने की जगह समस्याओं से घिरा हुआ दिखता है। अब जाहिर सी बात है, क्लाइमेट चेंज के साथ ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है? तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब भी क्लाइमेट चेंज होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जब होती है और सूखे और समुद्री पोषक तत्वों की गतिशीलता बढ़ती है, तो ये क्या दिखाता है? ये दुर्लभ है। बिल्कुल बहुत अच्छी चीजें हम कह रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पर ये सारी चीजें आई है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, बिल्कुल मना नहीं कर, बट ये क्या है? पॉसिबल नहीं है हमेशा ही हो पाए। अब जो ये इतना होता है तो ये क्या बताता है कि फ्यूचर जो है बेटा हमारा क्लाइमेट चेंज का है बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ये क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करके देगा। तो हमें ये सोचना है कि जो एरियाज हैं जहां पर क्लाइमेटिक चेंज इतना ज्यादा हो रहा है, जहां पर चीजें आपके सामने नहीं, जैसे याद करिए अफ्रीका एक ग्रीन वॉल बना रही थी। इसलिए बना रही थी कि जो डेजर्टिफिकेशन है वो आगे ना बढ़े। क्या होता है, जब भी आप किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे 2 चीजें दिखती हैं। सबसे पहले आपको ग्रीन एरिया दिखता है, इसके बाद अर्धशुष्क सेमी एरिड, फिर एरिड एरिया, उसके बाद रेगिस्तान। तो मतलब ये एरिया जो है ये हमेशा ग्रीन रहेगा। फिर ये जो एरिया होगा ये अर्धशुष्क की जगह शुष्क हो जाएगा और ये शुष्क वाला डेजर्टिफिकेशन पे चला जाएगा। तो अगर इसी एरिया को, जहां पर डेजर्टिफिकेशन का भी इनिशियल है, इस जगह को, अगर इस जगह को ही हम ग्रीन वॉल से कवर कर दें तो ये डेजर्टिफिकेशन इधर नहीं आ पाएगा और ये एरिया ग्रीन रहेगा। तो ड्रॉट आए, फैमिन आए, लो रेनफॉल हो, इनका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस रीजन पे। और अगर इस रीजन पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो हम चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र को संभाल पाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए, ग्रीन वॉल हमें एक बना देनी चाहिए जो कम से कम नहीं तो 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी भी हो। ऐसा नहीं कि 2-3 किलोमीटर चौड़ी हो।
कम से कम 10 किलोमीटर चौड़ी आपको बनानी पड़ेगी। लोग तो 35-35 किलोमीटर चौड़ी बनाते हैं, बट कायदे से 10 किलोमीटर से नीचे चौड़ी बनाने का कोई फायदा नहीं कि हमने एक पतली सी लेयर डाल दी पेड़ों की। रीजन क्या है, इसका भी एक रीजन है। मान लीजिए आपने 1 मीटर की डाल दी, तो यहाँ पर जानवर खा गए, यहाँ पर हमने काट दिया, यहाँ पर हमने काट दिया, डेजर्टिफिकेशन तो वापस आ गया ना। अगर आप इसको एक लंबे एरिया में नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे जाके, भाई इतना पेड़ आप काटोगे, इतना काटोगे, बीच के तो रहेंगे। जब ये रहेंगे, जंगल रहेगा थिक, तो कहीं ना कहीं हम इन चीजों को सेव और प्रिजर्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, तो कहीं ना कहीं अभी जो भी संकेत आ रहे हैं इनको सीरियसली लेना पड़ेगा, अन्यथा भविष्य हमारा खतरनाक होता हुआ दिखेगा।